अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानीज़ इन अलैन के मेंबर्स। देखा ना कोहकन कोई फरियाद के बगैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बगैर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज टीचर्स डे है, जिसे हम उस्ताज़ा का दिन कहते हैं उर्दू में। तो उस्ताज़ा का जो एक रोल होता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो बहुत अहम रोल होता है। उस्ताद के बगैर हम जो कुछ भी हैं इस दुनिया में वो नहीं बन सकते, क्योंकि उस्ताद ही है जो एक सेहतमंद माशरे को तश्कील देता है, और उन्हीं की मेहनत होती है कि बेहतरीन नस्ल परवरिश पाती है। उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी होती है कि वो तलबा की सही सिमत में रहनुमाई करें, तो दूसरी तरफ तलबा के लिए भी ये लाज़िम होता है कि वो इल्म के मतलाशी बनें, सीखें और तहकीक करें, तभी इसकी मुस्तकिल तभी उनका मुस्तकबिल सँवर सकता है। उस्ताद को हर ज़माने में कदर की निगाह से देखा गया है, क्योंकि उस्ताद इल्म के हसूल का बराह रास्त एक ज़रिया है। इसके इनके इनकी तकरीम और एहतराम हम सब पर लाज़मी है। उस्ताद ही शख्सियत साज़ी और किरदार साज़ी में माविन किरदार अदा करते हैं। इस्लाम में भी उस्ताद की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और एक अच्छे माशरे के का मेमार हमेशा उस्ताद होता है। उस्ताद ही हैं जो नस्लों में अपनी इक़्तिदार और रवायत की तश्कील अ, डालते हैं, और उस्ताद ही हैं जो एक सेहतमंद माशरा तश्कील देते हैं। किसी मुफक्किर ने कहा था कि उस्ताद की इज़्ज़त करो, ये वो हस्ती है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की राह में ले जाती है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि क्योंकि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम किसी उस्ताद मोहतरम से बात ना करें, हम उनसे उनका नज़रिया ना सुनें। तो हमारी मुलाकात हमारे अपने पाकिस्तान इस्लामिक स्कूल के एक उस्ताद हैं मोहम्मद यकूब अनका साहब, उनसे हो गई, जो कि 25 साल से इल्म के शोबे से वाबस्ता हैं, और पाकिस्तानियों को अलैन के अंदर तालीम दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अरसा है। आमतौर पे कोई भी बंदा इतना डेडिकेटेड नहीं होता, लोग मूव कर जाते हैं, बट उन्होंने अपने शौक़, अपने उसके आगे सब कुछ कुर्बान किया और अपने आप को सिर्फ़ इल्म के शोबे से जोड़ लिया। इनके बारे में, इन जैसे उस्ताज़ा के बारे में कहा जाता है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। सो हम सबके साथ मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मिस्टर मोहम्मद यकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सब सुनने वालों को और देखने वालों को मेरा सलाम और आदाब। और ज़ाहिब आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और बतौर ख़ास मैं ममनून हूँ इस ग्रुप का और ज़ाहिब के और अदील के हवाले से, जो आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। मैं पूरे ग्रुप का बहुत ममनून और मशकूर। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें अपनी कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बल्कि हमारे ग्रुप के फाउंडर आसिफ साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे आपके लिए पैगाम भेजा है, और वो आपको सलाम देना चाहते हैं। मैं तहे दिल से उनकी जो तस्लीमात हैं उनका एतराफ़ करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब का भी मैं अदा करता हूँ, जिनके तवस्सुत से इस ग्रुप में आज मुझे बैठने का और बात करने का मौका मिला है। ग्रेट। तो सर आप बेसिकली इंग्लिश पढ़ाते हैं, और 25 साल से तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं पाकिस्तान स्कूल अलैन में। इससे पहले आप कामरा में एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ाते रहे हैं। तो सर इतना लंबा सफ़र तालीम का, और ख़ास तौर पे 25 साल एक जगह रहना, एक ही जगह पे पढ़ाना, ये आपको कैसा मतलब सर क्या फीलिंग आपको क्या है इसमें, और क्या वजह है कि आप कभी पाकिस्तान स्कूल अलैन को छोड़ने का आपने नहीं सोचा, और हमेशा आप इसके साथ वाबस्ता रहे हैं सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़ाहिब, बात यह है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमिटमेंट होती है। जो ही वो अपनी एजुकेशनल फेज से निकलता है, तो उस कमिटमेंट को वो देखता है कि मैं किस तरह से उसको कैच कर सकता हूँ। मैंने जब बीए किया, ये 89 की बात है, तो मेरे सामने एक ही जैसे एक टारगेट था और गोल था कि मैंने असल में मैं अपने ज़माने तालिब इल्मी में अपने एक दो असातिज़ा कराम से इतना मुतासर था कि वो मेरे आइडियल हैं और रहेंगे।
और वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें और ज़्यादा सेहत और सलामती दे। उनको देखकर मैंने हमेशा से एजुकेशन को और ये जो शोबा तालीम व तदरीस है, ये मेरी प्रेफरेंस रही है। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ये जो रावलपिंडी में मुस्लिम लॉ कॉलेज है, वहाँ पर मैंने इसके लिए LLB के लिए BA के बाद अप्लाई किया। आप यकीन करेंगे कि वहाँ मैंने फ़ीस भी दे दी थी, और फीस भी उस वक्त मेरा ख्याल है, मुझे याद है 1295 रुपए फीस थी। ये 89 की बात है, 90 की। तो जब वो दे दी मैंने फीस, में आई वॉज गोइंग टू टेक द LLB, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा जो दिल था वो मुतमैन नहीं था। आप पता नहीं आप जैसे क्या लोग समझेंगे, लेकिन मैं अंदर से मेरा जो सेटिस्फेक्शन था वो मुझे नहीं हो रहा था। मैंने वो फीस दे के वहाँ से क्विट किया और फिर B.Ed किया, और फिर जो अपना असल मेरा अंदर जो मुझे पुकार रहा था, वो मैंने अपने अंदर को वो चीज़ दे दी है जो मेरी एक प्यास थी। मैं चाहता था कि उस्ताद बनूं, टीचर बनूं, और जो नौजवान नस्ल है वो उनको जो मैंने अपने असातिज़ा से सीखा है वो उन तक मैं ट्रांसफ़र करूं। तो ये मेरा अपना एक वो था, कमिटमेंट था मेरी ज़िंदगी में, अपनी एक थर्स्ट थी। मैं बाय चॉइस एक टीचर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जैसे होता है ना हर इंसान का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाई चांस वाली नहीं बल्कि बाई चॉइस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, माशाल्लाह सर। ये बड़ी खसूसियत होती है कि बहुत कम लोग इस फील्ड में, अब तो खैर ट्रेंड आ गया है, शुरू में बहुत कम लोग इस फील्ड में बाय चॉइस आया करते थे। मुझे आज तक याद है कि मेरे एक टीचर होते थे मुमताज़ मुतहसन साहब, यूनिवर्सिटी में वो उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो उनके वालिद साहब, उनका भी बचपन से शौक होता था कि वो टीचर या लेक्चरर बने, और अच्छा उनके वालिद साहब उन्हें कहते थे कि नहीं, तुम ये इसलिए फील्ड चुनना चाहते हो कि तुम दुनिया में कुछ करना नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि बस तुम टीचर बन जाओ, पढ़ाओ और घर आ जाओ। तो अच्छा उन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ज्वाइन किया, नहीं सॉरी, पाकिस्तान न्यूक्लियर वो ज्वाइन किया। उसमें जिस दिन उनकी डायरेक्टर पे प्रमोशन हुई, उस दिन वो रिजाइन करके टीचर बन गए। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा, आपने मुझे कहा था कि मैं कैरियर में ग्रो नहीं करना चाहता, मैं आज डायरेक्टर हूँ, और इससे ज़्यादा सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा डायरेक्टर बन नहीं सकता, ये मैंने रिजाइन कर दिया, मैं जा रहा हूँ टीचिंग करने। आपने मुझे अपना बहुत पुराना वाकया है याद करा दिया। तो सर आप, देखिए जिंदगी में ज़ाहिब अगर आपको चांस मिले तो आप ज़रूर अवेल करें, जी सर, लेकिन इनिशियली जब आप अपने कैरियर के सिलेक्शन कर रहे होते हैं, व्हेन यू आर यंग बॉय, और आपको जैसे अपने चॉइस को चांस बनाने का मौका मिलता है, तो मैं यही कहूँगा कि प्रेफरेंस अपने चॉइस को दें, कि उसमें एक तो वो चॉइस है, आप सारी जिंदगी एक इत्मीनान से काम करेंगे, और दूसरा वही चांस है, उसी को अपना चांस बना लें, बजाय इसके कि आप जिंदगी भर एक जैसे मिसफिट की हैसियत से अगर कहीं पे गुजारते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर वही है कि जो आपके अंदर एक जो थर्स्ट है वो, उसको अगर आप फुलफिल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो सारी जिंदगी फिर आगे चल के आपको वो जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रेफरेंस आपको प्रिविलेज देती रहेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर आप 25 साल से अलैन के अंदर शोबा तालीम से हैं सर, तो आपने इस 25 साल में क्या डिफरेंस देखा, जनरेशन में, लोगों में, बच्चों में, बच्चों का एटीट्यूड टूवर्ड्स टीचर, क्या बदलाव देखा? और आपके जब पुराने स्टूडेंट्स कभी आपके पास आते हैं तो आपको क्या फील होता है, या अभी भी वो उसी अदबो एहतराम के साथ आते हैं, क्या होता है, आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं सर, इस बारे में कुछ देखिए बताएंगे? बात यह है कि दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल अटल हैं, वो उनको आप बिल्कुल जैसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे जो पाया इल्म से पाया बशर ने, फरिश्तों ने भी वो पाया न पाया। इल्म की जो जो अथेंटिसिटी है या जो उसकी एप्लीकेशन है, वो किसी भी मुहाशरे में किसी भी दौर में अनचैलेंजेबल है। उसकी आप जो वक़्त है या अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, एक्सीलेंस है, वो आप उसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, किसी भी सोसाइटी को ले लें। ये तो एक बात हो गई। सर दूसरा आपने पूछा है कि एक जैसे तकरीबन जैसे एक एक जिंदगी आप अपनी एक फील्ड को दे देते हैं, और वो भी एक ऐसे मुकद्दस और सैक्रेड प्रोफेशन को, जो जैसे सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ एज ए टीचर जो क्रेडिट है वो हमारी टीचर कम्युनिटी का, वो एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जो आपने
देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक की जो जहते हैं या जो आपकी जो डायमेंशंस थी वो बेशुमार थी, लेकिन आपने जो अपने लिए फरमाया है वो वो हमारे सर फख्र से बुलंद करने के लिए काफ़ी है। और आपने क्या फरमाया है? आपने फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। तो ये मामूली बात नहीं है, ये हर दौर में, हर सोसाइटी में इल्म, मुअल्लिम और मुतअल्लिम की जो शान और अजमत है उसको ये बिल्कुल अपनी जगह पर कायम रखेगी, ये कभी उसको हिलने नहीं देगी। ये तो एक बात है। दूसरा ये कि जब आप इतना लॉन्ग एक टर्म, एक अपनी पूरी जैसे जिंदगी कह लें, एक इस फील्ड को देते हैं तो आप बेशुमार एक्सपीरियंस से, तजर्बात से, मुशाहिदात से गुजरते हैं। यही मेरे साथ भी हुआ। मैं जब अलायंस स्कूल को ज्वाइन किया, ये कोई 95 की बात है, 90 से 95 तक मैंने कामरा स्कूल में पढ़ाया है। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। और वो इत्तफाक से वहां पर जो हेडमास्टर थे वो मेरे आइडियल टीचर हैं, जिनको देख के मैं टीचर बना हूं, वही मेरे हेडमास्टर थे। उनका नाम मोहम्मद फाजिल है और अल्लाह ताला ने उनको अपने नाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इल्म फजल और इखलास से नवाजा था। और कदम कदम पर हमारी जो दुआएं हैं अब भी उनके लिए निकलती, हम उनके बनाए हुए हैं। जाहिर है कि हर इंसान कोई भी है वो किसी न किसी बड़े टीचर और बड़े मुखलिस टीचर का बनाया हुआ होता है। तो वो वहाँ पर कामरा में वो हेडमास्टर थे। वो 4 साल का जो अरसा था वो उसके अलग एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का सोसाइटी था। वो दौर ऐसा था जब ना कंप्यूटर आया था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था और कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट और एक टीचर अपना आइडियल स्टूडेंट के सामने होता था। और उसमें अगर आप अदब व एहतराम की बात करें या अपने टारगेटेड जो आपकी सिंसेरिटी है बीइंग ए स्टूडेंट, वो तो एक अनबिलीवेबल है। अब हम उस चीज़ को सिर्फ याद कर सकते हैं कि 90s और 80s के जो स्टूडेंट हैं और उनके यहाँ जो अदब व एहतराम या कमिटमेंट अपनी या जो अपने तालीम के साथ जो लगन पाई जाती थी वो आज नहीं मिलती है। ये एक दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने जो 25 साल गुजारे हैं इसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ये एक ओवरसीज इदारा है। मैं यहाँ पर बड़े बड़े खुशगवार और बड़ा यादगार वक्त मेरा यहाँ पे अलायंस स्कूल में गुजरा है और मैंने बड़े मदारिज देखे हैं यहाँ पे। और जैसे स्कूल के अप्स एंड डाउन्स को हमने खुद अपने जैसे आंखों से बरता है, देखा नहीं है बल्कि हमने बरता है यहाँ के अप्स एंड डाउन्स को। जो लोग इस वक्त मुझे, पुराने लोग या मीडियम टेन्योर के लोग सुन रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें जानते हैं। और जहाँ तक अदब व एहतराम का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि पिछले जब से ये दुनिया डिजिटल हुई है या ग्लोबल एक विजन दुनिया का आया है, या जो इंटरनेट और कंप्यूटर का एज साइंटिफिक जो शुरू हुआ है, तो ये चीज़ यकीनन लैग करती है कि वो चूंकि एक चीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल जिसने आके जो स्टूडेंट्स की, तलबा की जो सोच है, उसका जो धारा है, उसका जो रुख है, वो मोड़ दिया है। और ये मैं अब इस चीज़ को अगर सम अप करूं तो मैं ये कंक्लूड इस तरह करता हूं कि आने वाला वक्त टीचर के लिए और टीचिंग के लिए और एजुकेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को मुझे नहीं पता कि आने वाले लोग जो हैं वो कैसे हैंडल कर पाएंगे, कि बहुत सी ऐसी अननेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे बच्चों में जैसे पैदा हो चुकी हैं और उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं नहीं जानता कि आने वाले वक्त में किसी भी, चाहे आप ये इस सोसाइटी को लें, चाहे आप हमारे इंडो पाक को लें, चाहे आगे और वेस्टर्न सोसाइटीज को लें, बहरहाल एजुकेशन इज गोइंग टू बी ए बिगर चैलेंज इन द कमिंग टाइम फॉर द कंसर्न, खास तौर पे जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर हैं। सर, तो सर जैसे आपने यहाँ पे 25 साल गुजार दिए जो आप कहते हैं, और आपने अभी बात भी की उतार चढ़ाव की,
तो डेफ़िनेटली मेरा तजुर्बा आपके जितना तो नहीं है, ना आपके बराबर मैं समझ रखता हूँ इस स्कूल के बारे में। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब 2015-16 में मैं अलाइन में मूव हुआ था दुबई से, तो मैंने ये सुना था कि पाकिस्तान स्कूल में एडमिशन्स भी बंद थे, बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे और स्कूल वाज़ नियर टू क्लोज़र। और फिर अल्लाह ताला ने शायद आप लोगों को एक फ़रिश्ते की सूरत में कर्नल बंगिश साहब भेजे, जिन्होंने शायद बहुत सारे मसाइल को डेफ़िनेटली एक टीम होती है, टीम के साथ मिलके हल किया। तो आप इन उतार-चढ़ाव के दौर में आप क्या समझते हैं कि आपके स्कूल का सुनहरी दौर कौन-सा था? और क्या हम दोबारा उस सुनहरी दौर की तरफ गामज़न हो रहे हैं? या स्कूल इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग? सर, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस बारे में सर? मैं ये अर्ज़ करूं कि जैसे मैंने ज्वाइन किया 95 में, अब ये हमने सुना है कि 95 से पहले यहाँ पर जो स्कूल के हालात थे या स्कूल बड़ा प्रोग्रेसिव था और एक रैपिड पेस में एक जैसे तरक्की की तरफ जा रहा था, और उस वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बड़े करम फरमा भी हैं, और हमारे बोर्ड के मेंबरान में से भी वो लोग हैं जो उस वक्त के स्टूडेंट थे। तो वो 90 से पहले का जो एरा था, वो तो जाहिर है कि कोई भी चीज़ जब बनती है ना, कोई बिजनेस है, कोई सेटअप है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो जाहिर है कि जब जीरो से स्टार्ट करती है तो उसके लिए तो डाउनवर्ड जाने का चांस ही नहीं होता। वो तो बहरहाल इट हैज़ टू ग्रो अप एंड अप, जिस भी पेस से वो जाएगा ऊपर ही जाएगा। तो वो ऊपर ही जा रहा था। 80s में कहीं ये स्कूल बना है, और फिर वो फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स लाइक ऑलमोस्ट ये अच्छा गया है, ऊपर गया है। उसके बाद से जो जैसे 90s का एरा आप देख लें या 2000 के ये जो लाइक 15 to 20 ईयर्स आगे वाले ले लें, वो हमने देखे हैं, वो हमने खुद, उसमें यही था कि स्कूल तरक्की की बजाय बदकिस्मती से बड़ी तनज़्ज़ुली की तरफ गया और डिक्लाइन आया। और आपने जैसे अभी सही फरमाया है कि एक वक्त इस वक्त जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद बंगश साहब, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्कूल की रेपियो थी थ्रू आउट द यूएई, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ही नेगेटिव थी, और स्कूल वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी क्लोज्ड एंड देयर वर रूमर्स दैट इट हैज बीन क्लोज्ड, अल्लाह ना करे। ये बड़ा उसमें बड़े सारे एविडेंसेस भी हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं कुछ 1500 से लेके गिरते गिरते बिलीव यू मी कुछ 300-400 के करीब जाके वो पहुंच गई थी। तो दैट वाज अ वेरी पैनिक और बड़ा पिंचिंग वो सिनेरियो था। हम पुराने लोग जो हैं ये बड़ा हम उस पर वो एक सिचुएशन हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि जिस इदारे को हमने इतना अपने हाथों से जैसे फ्लोरिश किया करते हुए देखा, वो जो है इस मिजरेबल सिचुएशन में जा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये करम किया। ये कहने की बात नहीं है भाई, ये बिल्कुल सामने नजर आने वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये डॉक्टर साहब आए हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा है, आप इसको ये अगर मैं कहूँगा तो फिर तो ये और बात हो जाएगी। आप आगे पीछे से एविडेंस देख लें। मैं इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो आपको देता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया है साहिब। अभी आप देखें ये जो डिस्टेंस लर्निंग पे गई है पूरी दुनिया, ये अगर किसी के लिए होगा कोई, लेकिन हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसका। ये हमारे लिए बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमारी फैकल्टी के लिए, हमारी जैसे टीचर्स, हमारी स्टूडेंट्स, हमारी पेरेंट कम्युनिटी के लिए। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स तो ऐसे थे जिनके पास डिवाइसेस ही नहीं थी, और ये सिनेरियो को जैसे पुल ऑन करना लाइकली टू बी इम्पॉसिबल था। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से और एक शेयर जो डिटर्मिनेशन है और इस जो कमिटमेंट है, इस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की, और जो डॉक्टर साहब हैं और उनकी जो टीम है, और जो बोर्ड हमारे मेंबरान, और जो एम्बेसी है, और इसमें एडक का भी हम बहुत ज्यादा ममनून है, उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट हमें किया है। हमने ना सिर्फ ये जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से ये फॉर द लास्ट 6 मंथ और सो हमने हैंडल किया है, बल्कि ये जो हमारी डिस्टेंस लर्निंग के दौरान जून में ये हुई है, एवेल्युएशन हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि उसमें 3 उन्होंने रैंक रखे थे, एक अनडेवलप्ड, एक पार्शियली डेवलप्ड और एक डेवलप्ड, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह साहिब डेवलप्ड रैंक जो है वो हमने इस एवेल्युएशन में, डिस्टेंस लर्निंग के एवेल्युएशन में लिया है ये जून में। ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह द थिंग्स आर गोइंग टू बी टर्न, और ये अब दिन ब दिन हमारी जो बेहतरी है वो हम बड़े पेस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो है वो अभी तरक्की की राहों पे गामजन है। एंड वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड एंड थैंकफुल टू डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब जो हैं, उनकी टीम, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, वी आर ऑन बोर्ड एंड वी आर ऑन द सेम वे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, और अब स्कूल के वो हालात नहीं है, और अब तो स्कूल की रैपो आप देख लें आगे पीछे से थ्रू आउट द यूएई, बड़े अच्छे और गुड नेम वाले इदारे जो हैं वो भी इंशाअल्लाह अल अजीज अब पाकिस्तानी स्कूल की तरफ देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट ग्रेट सर। तो सर आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने खुद पहले कहा कि स्टूडेंट्स के अंदर अब वो अदब, एहतराम और वो जस्तजू और लगाव नहीं रहा जो एक ज़माने में था। तो आपको क्या लगता है कि उस्तादज़ा आजकल के इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मतलब किस तरह वो अपने स्टूडेंट्स को वापस मतलब कि जो हमारे एक तहज़ीब का एक तरीका था, उस्ताद के साथ पेश आने का तरीका, बड़ों के साथ अदब के साथ पेश आने का तरीका, और ये पूरा एक तहज़ीब का एक सेटअप था। ये उस्ताद, क्योंकि देखें बच्चा दिन में 8 घंटे तो उस्तादज़ा के पास ही रहता है अभी भी। तो आपको क्या लगता है कि टीचर्स में कुछ डिफरेंस आया है कि जिसकी वजह से सोसाइटी चेंज हो गई है, जो ओवरऑल सोसाइटी का इम्पैक्ट ऐसा है कि वो कदरें वो नहीं रही, या उस्तादज़ा अभी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को दोबारा इल्म की तरफ, अदब की तरफ राग़िब करें? जैसे कि मैं आपको जी 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 नहीं जी सर, जी जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग शायद 34-35 ईयर्स की एज में आ गए हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, जीएम्स मेरे क्लास फेलोज लगे हुए हैं, लेकिन आज भी हमारा कोई टीचर, कोई उस्ताद कभी गलती से हमें मिलने आ जाए तो हम लोग अपनी कुर्सियां छोड़ के वहाँ से खड़े हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम किधर बैठे हैं, किधर नहीं बैठे, और हम बिल्कुल जो है ना उनके आगे चुप करके बच्चे बन के बैठ जाते हैं जैसे हम लोग आज से 10-15-20 साल पहले बैठते थे। लेकिन आजकल मैं स्टूडेंट्स को जब मैं यूजुअली देखता हूँ तो टीचर गुजर होता है, दे डोंट इवन केयर टू स्टैंड टू से सलाम और समथिंग, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इन सब सिनेरियो में उस्ताद का आजकल क्या रोल है, या किस तरह वो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने में काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है सर? देखें, जनरली एजुकेशन को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें सबसे बड़ा जो विक्टिमाइज्ड है वो टीचर है। अब यकीन करें कि जिस दुख से आप ये बात कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा दुख जो है मेरे अंदर पल रहा है एज ए टीचर। मैं जब देखता हूं कि जो जिस तरह आपने कहा, हम तो आपसे भी पुराने स्टूडेंट हैं, हम तो जैसे कोई 35-40 साल पहले मैं स्टूडेंट था, तो जैसे अब भी जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि कोई अगर हमारा टीचर या उस्ताद हमारे सामने आ जाए तो हाथ तो दूर की बात, हमारी तो नजरें उसके सामने नहीं उठती हैं। हम ये एक कुदरती एक सोच थी जो उस वक्त थी। अब जैसे आपने कहा कि इसमें जो टीचर का रोल है, डेफिनेटली अगर टीचर का रोल यहां पर नहीं है या टीचर की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर तो किसी की भी नहीं है। जाहिर है कि एक चीज जो है वो ये टीचर का जाती नुकसान है। देखें, ये सिर्फ एक मेरी रेस्पेक्ट की बात नहीं है, ये पूरी तहजीब की बात है जो अपना जिसका जो रुख है वो मोड़ दिया गया है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। मेरे बच्चे, मेरी कौम अब वो कदरें और वो तहजीब और वो तमद्दुन और वो रेस्पेक्ट अपने अंदर नहीं रखती जो जो हमारा एक खासा है, जो हमारी एक पहचान है, एक बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग एन इस्लामिक सोसाइटी, बीइंग एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग इस्लामिक टीचर एंड बीइंग इस्लामिक पेरेंट। ये हर एक की एक कह लें कि हर एक का ये दुख है और अलमिया है। तो अगर इसमें सबसे ज्यादा कोई मुतासर हुआ है वो टीचर हुआ है, तो जब जितना कोई मुतासर होता है उतना ही उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इतना ही उसका जो एक्शन प्लान है वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब एज ए टीचर ये मेरा रोल है कि मैं हतुल वसा अपनी जात के हद तक और अपनी सोसाइटी में जो मेरा रोल है एज ए कंपोनेंट या जिस सिस्टम में मैं हूं उसमें जो मेरा रोल है, मेरा ये फर्ज है और ये जिम्मेदारी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा
इस चीज को जो हमारा नुकसान हो चुका है, मैं उस नुकसान को कम करूं। जब बच्चे मुझे देखें तो मेरे अंदर वो चीजें हों, कम से कम उस नहज पर नहीं तो इस जमाने के हवाले से जरूर हों जो मैं अपने उस असातिज़ा में देख चुका हूं, जो मैंने अपने टीचर से सीखी हैं चीजें। अगर उस नहज पर, आई एडमिट के हो सकता है मैं उस लेवल पर नहीं हूं जो जहां मेरे असातिज़ा थे, क्योंकि मैं इस दौर का हूं, कोई 40-45 साल का बाद का टीचर हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी तो कम नहीं ना होती, मेरी जिम्मेदारी तो और बढ़ गई है। मेरे टीचर से जिम्मेदारी मेरी आज से 40-50 साल पहले जो टीचर थे, आज मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे चैलेंजेस ज्यादा हैं और अब मुझे इतना ही नफीस होना है, इतना ही मुखलिस होना है, इतना ही सिंसियर होना है, इतना ही कॉम्पिटेंट होना है, मेरे कैलिबर को मुझे रेज करना है। मैंने अपने बच्चों को ऐसी थपकी देनी है जो थपकी मैं एक्सपेक्ट करता था अपने टीचर से, और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को मैंने बढ़ाना है। और ये उनके हाथों में जो किताब गिर गई है और मोबाइल आ गया है, चलो मोबाइल ही सही, लेकिन मैं यकीन करता हूं कि इस मोबाइल के अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जो मैं उनको सिखा सकता हूं। मैं उनको बता सकता हूं कि भाई दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां अब तुम्हारे एक फिंगर टिप्स के ऊपर आ गई हैं। पहले अगर हमें मीलों चल के जाना पड़ता था किसी किताब की तलाश में, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे वो थर्स्ट पैदा करनी है बच्चों के अंदर, सिर्फ उस जज्बे को वापस लाना है, तहजीबी जज्बा जो है, जो कहीं खो गया है। वरना जो फैसिलिटेशन है वो तो बहुत ज्यादा हो गई है। डिजिटल दौर में तो आपको ट्रेवल ही नहीं करना पड़ता, आपके कंप्यूटर में लाइब्रेरियां मौजूद हैं। आज से 10 साल पहले मैंने सुना कि जामिया अल अज़हर की जो लाइब्रेरी है वो उसकी सारी किताबों को जो है वो इंटरनेट पर डाल दिया गया। तो इससे बड़ा एक मौका एक मुस्लिम स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है। लेकिन उसको ये बताने के साथ साथ मैंने ये भी बताना है कि बेटा आपने जो चीजें आपसे नई तहजीब ने छीन ली हैं, यू हैव टू गेट देम बैक, ताकि आप दुनिया का मुकाबला अपने सिनेरियो के अंदर रह के कर सको। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी अकदार को डैमेज करके, अपनी पहचान को आपने दागदार करके दुनिया का मुकाबला करना है, ऐसा नहीं है। यही मेरा फर्ज है कि एज ए टीचर मैं इस नई नस्ल को ये सबक दूं, एक हाथ में उनको जो है इस्लामी अकदार दूं, दूसरे हाथ में ये साइंसी तरक्की दूं, ये दोनों हाथ उसको लेकर चलने की, और खुद भी उसके लिए जो है जितना भी रोल मैं प्ले कर सकता हूं। सबसे बड़ा तो मेरा ये काम है कि मैं अपने आप को एक मॉडल टीचर के तौर पर पेश करूंगा, तभी जाके ये होगा। वरना चैलेंज तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि आने वाला वक्त अगर किसी के लिए हो ना हो, हमारी सोसाइटी के लिए एजुकेशन और तालीम बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सर आपके लिए सर इतना बड़ा टेस्टिमोनियल आ गया कि मैं अब आपसे क्या बात करूं। प्रिंसिपल साहब अब्दुल राशिद साहब ने कहा ही इज रियली अ ग्रेट टीचर। दैट इज हिज कमेंट। मैं ममनून हूँ। मैं प्रिंसिपल साहब की जैसे खुशामद बड़ी बुरी चीज है, लेकिन आप मैं ना भी कहूँ तो चीजें देख लें, चीजें नजर आ रही हैं। और ये कहने की बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के आने पर और इनकी टीम और ये हमारे जो बोर्ड के जो हमारे मोहतरम मेंबरान हैं, एम्बेसी के हम मशकूर हैं, एडक ने हमें कदम कदम पे सपोर्ट किया है। इस मौके पर मैं एक बार फिर अपनी पेरेंट कम्युनिटी का जो है वो अपने प्रिंसिपल साहब के बिहाफ पे और अपने सारे जो स्टाफ है, स्कूल है, इंतजामिया है, उसकी बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर मौके पर हमें तनकीद भी की है, तारीफ भी की है, अच्छी बात भी बताई है। तो ये सारा मिलके एक टीम वर्क जो है उसका ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यूएई में हमारा टारगेट था। जब से सर आए हैं, सर ने ये स्लोगन दिया है कि इंशाअल्लाह हम टाउन में नहीं, हम यूएई में बेस्ट स्कूलों की लिस्ट में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे डॉक्टर साहब को और सलामत रखे। और टीम वर्क है, लेकिन वही जो निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, ये शेर मैं डॉक्टर साहब के लिए पढ़ रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब के लिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो जब तक मीरे कारवां जो है वो इतना कमिटेड ना हो तो जाहिर है कि टीम जो है वो तो फॉलो करती है। तो ये क्रेडिट गोज टू डॉक्टर साहब एंड हिज टीम डेफिनेटली। सर आपने अपनी बातों में एक बात की कि अभी इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, और
हर चीज़ आपके मोबाइल पे आप लाइब्रेरीज़, इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़, एमआईटी, जामिया अज़हर सब कुछ 1 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो है, इसका बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट कम्युनिटी को या नुकसान हुआ है? क्योंकि मुझे इसमें नुकसान ज़्यादा नज़र आता है बेनिफिट की निस्बत उसकी। मैं अपनी एक पर्सनल एग्जांपल देखता हूँ। मुझे याद है कि हम लोग व्हेन आई वाज़ लिविंग इन इस्लामाबाद पिंडी, तो हम लोग कैंटोनमेंट में 10 कोर में रहते थे। तो हमारी मिलिट्री का सेंट्रल लाइब्रेरी होती थी जो नेक्स्ट टू सीएसडी होती थी सदर के पास। हमें हफ्ते में 1 दिन डैडी लेके जाते थे और उसकी मेंबरशिप होती थी और हमें होता था कि हमें जाके वहाँ से 2 किताबें ले सकते हैं। हम लोग बड़ी मेहनत करके वो 2 किताबें ढूँढते थे और हमें ये भी होता था कि अगर 1 हफ्ते में ख़त्म करनी है, क्योंकि जब हम अगली दफ़ा जाएँगे तो हम 2 किताबें दोबारा नहीं ले सकेंगे। तो हमारे यकीनन। अंदर एक वो एक होती थी, थ्रस्ट होती थी कि हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, हम मेहनत करते थे, जस्तजू करते थे। अभी हर चीज़ हर वक़्त अवेलेबल है, तो उसका मैंने जो नुकसान देखा है, मुझे तो ये लगता है कि स्टूडेंट अब उसको फ़िक्र ही नहीं है, वो कहता है यार जब मिलेगा देख लूँगा, वो इसी चक्कर में चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आपको एज़ अ टीचर क्या लगता है, ये जो इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, इसका बेनिफिट है, ज़्यादा नुकसान है, आप इसको कैसे लेते हैं सर? ये जो कोविड-19 का सिनेरियो है, इसमें डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से आप बात कर रहे हैं? सर मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, जिस तरह अब हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, लाइब्रेरीज़ हर बंदे के हाथ में है, तो वो मेहनत नहीं करनी पड़ती जो हमने बचपन में की थी। देखें, मैं एक गिलास अगर पानी का भरा हुआ है ना ज़ाहिर, तो जी सर। उसमें देखने वालों के 2 ज़ाविये हो सकते हैं। एक ज़ाविया तो ये है कि देखने गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, अगर फुल भरा हुआ है तो फिर तो वो ज़ाहिर है भरा हुआ है। अगर उसमें आधा भरा हुआ पानी का गिलास है ना, तो उसमें देखने वाले 2 तरह का आपको कहेंगे, एक एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। आपको देखने वाले जो है वो कोई कहेगा कि ये आधा भरा हुआ है और दूसरा कहेगा कि आधा खाली है। बात ये चीज़ों को देखने का जो हमारा जो जो एंगल है, उसको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और अगर आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और उसमें नुकसान, मेरा ख्याल है नुकसान एज सच नहीं है। ये जो आईटी ने और ग्लोबल जो कम्युनिटी, जो दुनिया एक ग्लोबल की शक्ल इख्तियार कर गई है और जो डिजिटल हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें फ़ायदा ही होगा और इससे हमें फ़ायदा उठाना भी चाहिए। और बड़े तरीके हैं अगर हम सिंसियर हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि मिन हैसल कौम, हर कौम का एक टारगेट होता है, उसकी एक डेस्टिनेशन होती है, उसने कहीं पे अपना जाके पड़ाव डालना होता है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी सोसाइटी और आपकी जो कौम है उसकी जो डेस्टिनेशन है, और अगर उसमें वो सिंसियर है तो ये फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन या ये जो चीज है डिजिटल वर्ल्ड है, इससे आप भाग कर कहाँ जाएंगे? इससे तो भागना, एस्केप करना पॉसिबल नहीं है ना। अब इसी सिनेरियो को आपने अपने जो नेगेटिविटी है उसको मिनिमाइज करना है और पॉजिटिविटी को आपने एनहेंस करके इसमें से वो चीज लेनी है जो आपको अपनी मंजिल पे पहुंचा दे। तो ये उसमें अगर आप मेहनत को कर रहे हैं या तो वो सारी चीजें आपको पॉजिटिव वे में लेकर चलनी पड़ेंगी। दुनिया ग्लोबल होने जा रही है, डिजिटल होने जा रही है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब वो पुराना दौर जो है वो बिल्कुल यकसर जो है वो डिजिटल हो गया और हो रहा है। तो वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी डोंट नीड, वी आर नॉट इवन द सिंगल पार्ट, बट वी हैव टू लीड द वर्ल्ड इन द कमिंग सिनेरियो। देखें, मैं आपको मिसाल दूं, सदर रेगन थे, उनका टेन्योर जब था, मुझे वो साल याद नहीं है, लेकिन वो 20वीं सदी का एंड था और हम उस वक्त स्टूडेंट थे और मैं शायद कहीं कोई 8वीं 9वीं में होगा या लाइक कोई किसी स्कूलिंग था मेरा। आप हैरान होंगे, प्रेसिडेंट रेगन की एक स्पीच का एक जुमला मुझे आज तक याद है। उन्होंने स्पीच की, यंगस्टर से वो बात कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने अभी कोई, मेरा ख्याल है शायद कोई 80s की 80s का दौर था, 1980s का। तो उन्होंने उनको कहा, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो लाइव मैं वो देख रहा था कहीं, उन्होंने कहा कि यू हैव टू लीड इन द 21st सेंचुरी। ये जुमला आज भी मेरे अंदर जहन में गूंज रहा है। ऐसा मेरा मुझे उन्होंने 20-25 साल, बल्कि उससे भी जाहिर है, वो तो हम कहते हैं कि वो 100 साल की प्लानिंग करके बैठ जाते हैं। तो ये हम क्यों कहते हैं? हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं कहते कि भाई 100 साल बाद जो डिजिटल होगा उसमें मैं और मेरा
मेरी नस्ल जो है वो लीडर होगी। तो मिन हैसल कौम यू हैव टू सेट योर टारगेट्स। आपके अपने 30-40 साल बाद आने वाली नस्ल को आपने कैसी नस्ल बनाना है वो आज आपने डिसाइड करना है। तो ये चीजें कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ने नुकसान दिया है, ये नहीं है। आपको इसको लेकर चलना है, आपको नई नस्ल को बताना है कि ये सारी चीजें साइंस ने आपको दी है और साइंस आपके रिलीजन को स्ट्रेंथन करती है। कई हजार चीजें ऐसी हैं जो साइंस ने आज प्रूव की हैं, हमें 1400 साल पहले पता चल चुकी हैं। साइंस हमारी है, लेकिन हार्ड लक क्या है कि हमने कहीं बीच में कुछ 700-800 साल पहले अपनी लिखी हुई वो इल्म तिबियात और इल्मुल कलाम और इल्मुल बयान और फल्कियात और नजूमियात ये सारी उठा के उनको दे दी। भाई मीरास हमारी है ये, और जितनी तरक्की हुई है उसकी जो बुनियाद और बेसिक्स है वो मेरे फोर फादर्स की है। और आज मैं अपनी नस्ल को कैसे इससे दूर रखूं? नहीं, ये जितना आउटपुट है साइंस का ये मेरे फोर फादर्स का बनाया हुआ है, जिसका फायदा किसी और ने उठाया है और अब मुझे वो वापस लेना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, टेक्नोलॉजी है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग होनी चाहिए, बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन आया आपके लिए अमारा की तरफ से कि आप टीचिंग का क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं? बीइंग अ टीचर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है इस प्रोफेशन की? देखें, लाइकिंग या अनलाइकिंग तो बिल्कुल पर्सनल होती है। अब उसमें मैं कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वो नहीं, लाइकिंग अनलाइकिंग को नहीं देखते। उसमें ये सवाल होना चाहिए कि सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। हो सकता है मेरी जो लाइकिंग है वो सबसे अच्छी ना हो, तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें अगर आप एज ए टीचर पूछ रहे हैं तो जो पहली आपकी जो खासियत है वो आपकी कंपिटेंसी होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं उसके वाकई आप उसके एक्सीलेंस पर के लेवल पर आपको होना चाहिए। कंपिटेंसी आपके फील्ड की जरूरी है, तभी जाकर आप इंसाफ कर पाएंगे, वरना तो आप वक्त गुजारी करेंगे। तो वक्त गुजारी अगर आपने 10 साल या 15 साल या 20 साल कर दी तो वो तो आपको जवाब देना पड़ेगा हेयर आफ्टर में। यानी अगर 15-20 साल मैं एक चीटिंग करता रहा हूं, बेईमानी करता रहा हूं और मैं उस काबिल नहीं था जिसको मैं शो करता रहा हूं, और अब नई नस्ल को लेके एक उनका गार्डियन बनता रहा हूं, लेकिन इनफैक्ट मुझे पता था कि मैं कंपिटेंट ही नहीं हूं, तो ये डिसीविंग है ना, धोखा है, फरेब अपने आप के साथ नहीं। ये कौम का मुजरिम मैं हूँगा। और बाकी चीजें इसके बाद आती हैं, वो इखलास है, वो उसकी कमिटमेंट है, वो ड्यूटीफुल है, वो चीजें बाद में आती हैं। ट्रू सर। सर आपके किसी पुराने स्टूडेंट ने कमेंट किया है, अब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा सर, मैं कमेंट पढ़ सकता हूँ कि कहते हैं कि उनको आपका एक डायलॉग बहुत याद रहता है, द यंगर ब्रदर ऑफ संजय दत्त। बड़े पुराने, आप तो खैर 25 यूं कह लें बैचेस गुजर गए, और पुराने स्टूडेंट बड़े हमारे चहेते होते थे। जहां भी हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो सबको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह कामयाब करे। स्टूडेंट्स हमारे आज के भी बहुत अच्छे हैं, और पुराने स्टूडेंट्स हमें वाकई बहुत, हम भी उनको याद करते हैं, और बड़े बड़े अच्छे हमारे पुराने स्टूडेंट, और बड़े अच्छे ओहदों पर भी अभी वो हैं माशाल्लाह, बड़े कामयाब बच्चे हैं हुए हैं यहाँ हमारे स्कूल के। ये हमारा प्राइड है। सर आपको अपने किस स्टूडेंट से मिलके सबसे ज्यादा खुशी होती है अभी भी, या कोई ऐसा स्टूडेंट भी? चलिए आप ऐसा स्टूडेंट बताएं जिसके बारे में आप सोचते थे कि कुछ नहीं बनेगा और वो कुछ बन गया। वाकई ऐसा होता है। असल में ये कोई एक सटन केस नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन मैं, आप यकीन करें, मैं कासिम अली शाह को सुन रहा था ये कुछ 2-3 दिन पहले, इत्तेफाक से वो जहलम किसी कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में वो लेक्चर दे रहे थे, शायद आपने भी हो, तो वो मैंने सुना। अब उसमें उनका जो था, जाहिर है वो जहलम गर्ल्स कॉलेज में उनको इनवाइट किया गया था, तो वो टीचर का एहतराम और वालिदैन का एहतराम, इस पर ही वो बोल रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मुझे एक ही टीचर याद है जिसने मुझे बना दिया, वो मेरा आइडियल है, और उसने मुझे बनाया कैसे? कहते हैं, कासिम अली शाह कहते हैं कि मैं 9 तक, 8वीं तक फेल होता रहा, मेरा एक पूरा ग्रुप था जो हम फेल होते थे, और 9 में आके मैं पास हो गया, मेरे सारे जो फेलोज थे वो फेल हो गए,
और मैं पास ना सिर्फ बल्कि मैं टॉप कर लिया, तो वो सारे मुझे बेवफा कहने लगे और कहने लगे कि यार तुमने अच्छा नहीं किया, हम सारे फेल हुए और तुम पास हो गए हो। तो मैंने उन्हें कहा कि यार पता नहीं चला, आइंदा एहतियात करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक टीचर की वजह से, और उस टीचर ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक दिन मैंने कोई काम किया था और मैं मशहूर था कि सब टीचर मुझे कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कुछ बन सकता। एक दिन कहते हैं मैंने कोई चीज लिखी और एक टीचर ने मुझे जैसे मेरी पीठ थपथपा के जैसे थपकी दी मुझे और मुझे शाबाश दी और कहा कि तुम तो बहुत अच्छा कर लेते हो यार। उसने कहा वो दिन था और आज का दिन है कि मेरा कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंचा। तो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि टीचर जो है उसकी एक थपकी जो है वो स्टूडेंट की जिंदगी बना सकती है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने टीचर से मुतासर होके आज वो कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जैसे यही समझा जाता था कि वो कुछ नहीं कर सकते, हम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, हमारा ये फर्ज था। अब जब वो आते हैं तो वो बड़े बाअदब और बड़े खुश और बड़े हमारे ममनून होके हमें मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपने हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाया था, वरना हर तरफ से तो हमें जो है वो डिस्करेजमेंट जो है वो मिलती थी। तो ये टीचर का एक फर्ज है। हमारे कई स्टूडेंट हैं ऐसे आज अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर हम एक टिप किसी ने दी है कि आपके फेवरेट स्टूडेंट का नाम है इदरीस। जी हाँ ऐसा ही है। इदरीस है, हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छे स्टूडेंट हैं। जी अच्छा अच्छा सर। तो सर आपका, चले हमने टीचिंग से मुतालिक तो बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे जो, क्योंकि आप 25 साल से एलएन में हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे कम इल्म भी होंगे जिनको आपकी दूसरी शख्सियत के पहलू का मालूम नहीं होगा। कि जिनको नहीं जानते तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारे जो सर हैं वो यूएई के बहुत मशहूर शायर भी हैं। और सर आपसे शायरी के बारे में मेरा एक दूसरा सवाल भी है डेफिनेटली कि सर आप इंग्लिश के टीचर हैं और उर्दू के शायर हैं, ये कितना कंट्रास्ट है सर? बात ये है ना, बात ये है, मैं आपको बताता हूँ। जी सर। ये जो शायरी है ना, जी सर। ये प्योरली गॉड गिफ्टेड चीज है। शायर या तो होता है या नहीं होता। सही बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वदियत करदा एक जो तख्लीक कारी है वो इंसान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात उसकी पैदाइश के साथ ही रख देती है। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ है, ये ऐसा हुआ कि जो मेरे आइडियल टीचर हैं जिनका नाम मैंने लिया, फाजिल साहब, वो इंग्लिश के टीचर थे। उन्होंने मुझे जैसे 5, 6, 7, 8, 9 ग्रेड में इंग्लिश पढ़ाई, तो उन्होंने कुछ इस तरह से जैसे इसको जैसे एक पोर कर दिया हमारे अंदर के पेवस्त कर दिया। तो वहीं से जैसे एक इसकी तरफ रुझान इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ ऐसा हुआ। बाद में फिर कामरा में मैंने इंग्लिश पढ़ाई 4 साल, मैंने ग्रेड 10 को इंग्लिश पढ़ाई वहाँ। तो फिर यहाँ पर भी आके आइलेट्स वगैरह भी जैसे किए, तो वो सारे का सारा फिर एक लाइन आपको मिल जाती है, तो उसी में आप चलते रहते हैं इंग्लिश का हवाले से। लेकिन ये जो शायरी है, ये तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि गॉड गिफ्टेड चीज है, पैदाइशी है। शायर जो है वो पैदा होते हैं, तो एक चीज अल्लाह ताला ने दी थी और वो पता तब लगा जब मैं कामरा में जैसे पढ़ाना शुरू किया। वहां पर मैं नाम लूंगा, नुसरत बुखारी मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था, टीचर था, और वो शायर था, मेरा कॉलेज मेट भी था। और उसकी जैसे वो और मैं और 1, 2, 3 टीचर और थे, वो मिल के वहाँ से मेरा ये कोई 91 की बात है, शायरी का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो फिर वहाँ से चलते चलते फिर यहाँ आए। यहाँ फिर 96 में पहला मुशायरा मैंने यही अलैन में पढ़ा। ज़हूरुल इस्लाम जावेद साहब जो हैं, उनकी निज़ामत थी, और काफ़ी पुराने लोग उसमें, शफीक सलीमी और इस्लाम अज़मी और अशरफ शाद और शाम दुरानी, ये पुराने लोग हैं। ये मुसद्दिक लाखानी, तस्नीम आब्दी, ये सारे उस वक्त उस मुशायरे में मौजूद थे। और उसके बाद फिर ये सिलसिला इस तरह यहाँ चलता रहा। तो कई आलमी मुशायरे भी जो ज़हूरुल इस्लाम भाई ने करवाए हैं, वो उसमें भी शिरकत की, और कई दूसरे कई शोरा से यहाँ हम मिलना भी हुआ। तो ये सिलसिला इस तरह से शायरी का एक अपनी जैसे नहज है, और ये जो है सब्जेक्ट जो मेरा है, ये इसका एक अपनी एक अलग लाइन है। सर
सर हम आपसे एक पूरा सेशन करेंगे शायरी के ऊपर सेपरेट डेफिनेटली, बट यकीनन मैं हाजिर हूँ, मैं ये तो मेरा पैशन है। लेकिन सर यकीनन। क्योंकि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम आपको ऐसे जाने तो नहीं देंगे। अच्छा। तो सर आप हमें कुछ आप कोई अपना फ़ेवरेट आप हमें अपना कुछ सुनाएँगे, कुछ बताएँगे? इट विल बी ग्रेट सर अगर आप हमसे शेयर करें तो। मैं एक दो शेर आपको सुना देता हूँ आपके हुक्म पर। हम अर्ज़ कर रहे हैं सर, हुक्म हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, उसमें एक मेरा शेर ये है, और ये सब सुनने वालों के लिए भी है, और मेरे बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये पैगाम है कि जिंदगी रेंगते हुए गुजरी और आखिरी दिन, जिंदगी रेंगते हुए गुजरी और आखिरी दिन, मैंने पर खोले तो देखा मैं तो उड़ सकता था। वाह! इसी तरह एक दो शेर और मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे शेर असल में याद तो नहीं रहते, लेकिन ये है कि यही कहीं पेपर से देखकर मैं एक दो शेर आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मेरी पुरानी गज़लें हैं। सर जी, एक गज़ल इस तरह है कि नफस नफस जो तेरी याद का उजाला है, नफस नफस जो तेरी याद का उजाला है, नजर नजर वो मेरी जात का हवाला है। ठहर गया है निगाहों में हिज्र का मौसम, ठहर गया है निगाहों में हिज्र का मौसम, कहाँ पे वक्त ने आके पड़ाव डाला है। और मैं ओह! टूट जाऊंगा लेकिन बिखर नहीं सकता, मैं टूट जाऊंगा लेकिन बिखर नहीं सकता, मेरे बदन पे शिकस्तों का एक जाला है। तो ये कुछ उस पुरानी गजल से अशार थे। ग्रेट सर। और एक आध और मैं आपको दो तीन शेर और मैं पुरानी किसी गजल के सुना देता हूँ, बल्कि नात शरीफ के अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दो तीन बिल्कुल शेर सर। सुना दूँ। एक नात शरीफ है बहजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बराबर है दो सर। तीन शेर इसमें मैं पेश करूंगा। वक्त आखिर है मदीने का सफर मिल जाए, वक्त आखिर है मदीने का सफर मिल जाए, काश एक डूबने वाले को गोहर मिल जाए। वाह! माशाल्लाह। मैं ये समझूंगा ठिकाने लगी मिट्टी अपनी, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगी मिट्टी अपनी, खाके तैबा में मेरी खाक अगर मिल जाए। माशाल्लाह। और बेसते दाइये आजम का यही मकसद था, बेसते दाइये आजम का यही मकसद था, अपने खोए हुए खालिक से बशर मिल जाए। और ज़बरदस्त। लोग कुछ और समझते हैं मगर सच ये है, लोग कुछ और समझते हैं मगर सच ये है, सुरखरू वो है जिसे आपका दर मिल जाए। ज़बरदस्त। और मकता है कि नात कहने का सलीका नहीं अनका फिर भी, नात कहने का सलीका नहीं अनका फिर भी, आरजू है कि अकीदत का हुनर मिल जाए। जी, पर ख्याल ग्रेट। काफी है, वरना जी, ये सर आप पोएट्री सेशन हो जाएगा, तो मेरा ख्याल काफी है इतना। नहीं, नहीं सर बिल्कुल आप बड़ा मज़ा आया। तो यकूब साहब 25 साल पहले जो मोहम्मद यकूब अनका साहब पाकिस्तान स्कूल अलैन में घुसे थे, तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? और आज अपने आप को किधर क्या डिफरेंस फील करते हैं सर? मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन, मैं व्हेन आई वाज एंटर इन दिस स्कूल, मेरा एक इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, आई टेल यू। सर जाहिर है कि मैं आई वाज लाइक 25 एंड 26 इयर्स ओल्ड देन, और जब मैं पाकिस्तान से आया तो जाहिर है एक ड्रीम लेके आया था, सर और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज तक इसको मेरे लिए बहुत बड़ी बात रखा हुआ है। मैंने कभी फिर पीछे मुड़ के इस हवाले से नहीं देखा कि ये मैं कहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है मैं जहाँ जाना चाहता था मैं वहीं पर पहुंचा, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगा कि जैसे मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, और मैं बड़ा आई वाज क्वाइट एंजॉयिंग, बड़ा एंजॉय किया। बड़े पुराने लोग, पुराने टीचर थे, मुझे अभी वो याद भी आ रहे हैं, और वो अभी यहाँ से जैसे अपनी यादें छोड़कर जा चुके हैं। कुछ पुराने लोग अभी भी हमारे साथ हैं। तो वो जो एक फीलिंग थी, वो एक नए यंगस्टर की एक डेस्टिनेशन और मंजिल पाने की फीलिंग थी, मंजिल पाने की फीलिंग थी कि जैसे अब मुझे यहाँ से जैसे मुझे मंजिल मिल गई है, अब मैंने आगे चल के एंजॉय करना है, और जैसे सक्सेस मैंने आगे जाके जिंदगी में वो मैंने अचीव करनी है। ये तो उस वक्त की फीलिंग थी। और आज की फीलिंग जो है वो एक सेटिस्फेक्शन है, वो एक सेटिस्फेक्शन है। जैसे इंसान घर से निकलता है और उसने कहीं जाना होता है, और वो जब अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और वो जिस सेटिस्फेक्शन के साथ वहां जाकर बैठ जाता है, मुझे लग रहा है कि अब वो सेटिस्फेक्शन है। अब जैसे मैं जहां पर जाना चाहता था मैं वहां पहुंच गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आई बिलीव कि हर उरूज का एक ज़वाल है, और हर जो सूरज सुबह तुलू होता है उसको गुरूब हो जाना होता है। तो इसी तरह जो इदारे होते हैं उनमें जो लोग आते हैं, वो जो सर्व करते हैं, तो वो एक ना एक दिन उन्होंने वो जगह खाली करके दूसरों के लिए वहां से जाना होता है। और अब मैं उस तैयारी में हूँ बिल्कुल, और मैं अपने दोस्तों से कहता भी हूँ कि भाई मेरा जो आपके लिए जो अगर आप कोई लेसन कहें कि मैंने क्या सीखा है जिंदगी में, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप एज ए टीचर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सीट की कभी तलब ना करें। यकीन करें अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी ये एक चीज दे रखी है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज ये सेक्शन हेड हूँ यहाँ पे। मैंने कभी सेक्शन हेड की भी तलब नहीं की थी। यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि आज ये टीचर्स हैं मेरे सामने, इनसे जब बातें होती हैं, मैं अपने करियर के पहले को 10 साल तो एक बहुत ही ज्यादा विक्टिमाइज तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उसको हार्ड वर्किंग एक टीचर में बदल दिया। बड़ा प्रेशर मैंने लिया शुरू में, और मैंने 10 साल तक 8-8 पीरियड मैंने पढ़ाए लगातार सुबह से शाम तक। और क्यों? उसके पीछे क्या था? उसके पीछे एक कमिटमेंट थी, जो मुझे एक खुशी थी कि मैं यहाँ आके टीचर बन गया हूँ, और ये मुझे करीब करीब ये मेरी मंजिल है, और मैं एंजॉय कर रहा था, इसलिए मैं थकता नहीं था। तो वो बड़ा मैंने एक लिहाज से जैसे डिफिकल्ट टाइम कह ले, 8 पीरियड लेना मुश्किल होता है, लेकिन मैं नहीं थकता था। मैं कहता हूँ अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसे डॉक्टर साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, और बड़े हम इनको भी अल्लाह ताला सलामत रखे। इनका विजन जो है ये बड़ा बड़ा हमारे लिए काम करना बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी रिस्पेक्टफुल मैनर में हम जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब लोग, पूरी टीम। तो ये डॉक्टर साहब की एक जैसे सोच है, उनकी जो दिल है वो बहुत बड़ा है, और उनका काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। और वो जितना हमें ओपन स्पेस देते हैं, हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सेक्शन हेड हूं मैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इन लोगों को, मैं नए लोगों को बताता हूं कि मेहनत का जो रिजल्ट है, जो सिला है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर हाल में देगा। कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी सूरत में मेहनत का सिला आपको जरूर मिलेगा, और वो मेहनत आपकी अल्लाह कभी भी जाया नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मेरी फीलिंग आप पूछ रहे हैं, बड़ी सेटिस्फेक्शन, और जैसे एक चीज को जो पूरी तरह से आप एंडोर्स कर लेते हैं और उससे आप एंजॉय कर लेते हैं और उसके एंड पॉइंट पे होते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो फीलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर आपने जहाँ इतनी शायरी लिखी, कभी स्कूल के लिए कोई शेर नज़म लिखा है? स्कूल के हवाले से एक इंग्लिश पोएम लिखी थी, वो एक न्यूज़ लेटर हमारा शायद दूसरा या तीसरा है, उसमें वो शामिल है। वो न्यूज़ लेटर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमने ये भी एक क्रेडिट हमारी इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि न्यूज़ लेटर स्कूल के हिस्ट्री में कभी नहीं निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रिंसिपल साहब का ये एक था, एक अपना उनका एक टारगेट था
न्यूज़लेटर हम निकाल रहे हैं, साल में 2 न्यूज़लेटर हम स्कूल के निकालते हैं, और अब हम इंशाअल्लाह विद इन टाइम ऑफ वीक और 2 वीक्स हम अपना जो वॉल्यूम जो इशू 4 है वो हम लॉन्च करने लगे हैं, चौथा न्यूज़लेटर। तो कहीं पीछे एक आध न्यूज़लेटर में कोई इंग्लिश एक नज़म थी, दुबई में कोई कंपटीशन था उसके लिए चाहिए थी, यूएई के हवाले से थी, वो थोड़ी सी वो लिखी थी। बाकी तो स्कूल के हवाले से कोई ऐसी हाँ पोएट्री तो नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 20-25 सालों में जो स्टूडेंट्स के लिए तकारीर मैंने लिखी हैं और वो तकारीर पूरे यूएई में इनाम याफ्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तकरीरें तकरीबन कोई 70-80 के करीब वो तकरीरें हैं, उर्दू में हैं, और वो मेरे पास महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पोइट्री की एक किताब के साथ साथ वो जो तकरीरों का मेरे पास एक है ज़ख़ीरा, और वो भी मेरा इरादा है कि मैं किताबी शक्ल उसको भी दूंगा, और उस पर भी मैंने काम शुरू कर रखा है। और वो ज़रूर मेरा एक सरमाया है इस स्कूल के लिए, और जो मैं नहीं कहता कि मैंने स्कूल को दिया है, बल्कि मैं कहता हूँ कि स्कूल ने वो मुझे दिया है। और वो कुछ 70-80 तकरीरें हैं जो दुबई, शारजा, अबू धाबी, फुजैरा, अलैन के डिफरेंट स्कूलों से हम इनाम जीत कर आए हुए हैं, और ये तकरीबन कोई 20 साल पुराना सफ़र है। सारी तकरीरें मेरे पास महफूज हैं और इंशाअल्लाह वो किताबी शक्ल में आने वाली है। ये मेरा ज़रूर मैं कहूँगा कि स्कूल का सरमाया है ये मेरे लिए। सर आपकी एक स्टूडेंट हैं महक आलम, वो लिखती हैं कि आप, सर बरकतुल्लाह, सर यकूब, सर अजीज़ और सर दानियाल या डैनियल, दे वर आवर रोल मॉडल्स। जी 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 जी, बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। बच्चा जो होता है टीचर की नज़र में सारे बच्चे बराबर होते हैं। अब टीचर एक बारिश की तरह है। अब बारिश जो है कभी भी उसमें जो है वो डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं करती, वो गुलशन के ऊपर भी इसी तरह बरसती है, जहाँ पे डस्ट ऑफ हीप ऑफ डस्ट के ऊपर भी उसी रेंज से बरसती है। लेकिन अब उसकी जो नेचर है वो डिपेंड करती है कि गुलशन से फूल निकलता है और हीप ऑफ डस्ट से जो है वो भभूके उठते हैं, बदबू के। तो बेटा ये टीचर से कहीं ज्यादा क्रेडिट आपके अपने ऑब्जॉर्व करने का, और आपको उसको जो आपने जो क्रेडिट को कैश कर लिया है और उससे फायदा उठा लिया है, ये आपकी अपनी सादतमंदी है माशाल्लाह। सर मोहम्मद आसिफ साहब पूछ रहे हैं, आपने कभी अलैन के ऊपर कोई शेर लिखा है? नहीं, अलैन के ऊपर नहीं लिखा। मेरे एक दोस्त थे, मेरे रूममेट थे, वो रावलपिंडी से वो फौत हो गए थे, उनके ऊपर मैंने कलाम लिखा था, पोएम, लेकिन एज सच अलैन शहर के ऊपर नहीं कोई ऐसा मैंने कलाम लिखा। बस ये गज़लें, नातें, तकरीरें, ये चीज़ें हैं। सर तो इस तरह सर तो आप सर एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानीज़ इन अलैन के तमाम मेंबर्स को? ये बेसिकली अलैन का पाकिस्तानियों का आई थिंक सबसे बड़ा ग्रुप है, जो एक्टिव ग्रुप है, और हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही है कि हम तमाम पाकिस्तानीज़ को एक जगह जोड़कर एक फैमिली बना के रखें और आपस में जितना इत्तेहाद कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बिजनेसेस, आपको पता है बुरे हालात हैं, उनको प्रमोट करें। एज अ पाकिस्तानी हमने एक कम्युनिटी डेवलप की है 100% बेस्ड ऑन पाकिस्तानीज है, जिसका मोटिव और मेन ऑब्जेक्शन बेसिकली आसिफ साहब का ये थॉट प्रोसेस था कि क्योंकि हमारा अलैन में कोई भी सोशल क्लब नहीं था, कुछ भी नहीं था पाकिस्तानियों का। हमने प्रिंसिपल साहब से बात की, लेकिन उन्होंने कहा एडक के रूल्स बहुत सख्त हैं, हम स्कूल को इन चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो हम लोगों ने कहा एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं, और हमने एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई है। तो ये कम्युनिटी है पाकिस्तानियों के लिए, और हम इसमें बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक फैमिली की तरह रहें। तमाम लोग, तमाम हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी माएँ, बेटियाँ, सब इसमें एक फैमिली की तरह बेफिक्र होके पे रहें। तो इस ग्रुप के लिए और पाकिस्तानियों के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए आप कोई मैसेज अगर एंड में देना चाहें तो सर दैट वुड बी ग्रेट सर। ज़ाहिब, मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ममनून हूँ, मशकूर हूँ इस ग्रुप का, आपका, आसिफ भाई का, बाकी ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, मुंतज़मीन हैं। आज आपने मुझे यहाँ पर बैठ के मौका दिया कि मैं कुछ बातें कर सकूं, और मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि इस ग्रुप में आके मैंने थोड़ा सा आपका टाइम लिया है।
मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और आप इस ग्रुप के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो यकीनन एक छोटा काम नहीं है, वो बहुत ही बड़ा काम है। और जैसे आपने खुद कहा है कि फिजिकली ऑन ग्राउंड कोई ऐसा सोशल सेंटर, बहुत ही बड़ा मायानाज किस्म का सोशल सेंटर यहाँ लैन में था, लेकिन वो हार्ड लक कह लें कि वो जैसे अब हमारे हाथों से वो काफ़ी साल हो चुके, निकल चुका है, उस तरह से वो अब जैसे सेंटर ऑफ एक्टिविटी नहीं रहा है कम्युनिटी के लिए। तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म लोगों को मुहैया किया है। कम्युनिटी इसमें आके अपने मसाइल लोग बयान करते हैं, उनका हल ढूंढते हैं, आप एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपकी राहें आसान करे और अपनी मदद और रहमत आपके शामिल हाल रखे, और आप इस तरह से अवामुन्नास की खिदमत, ये बहुत बड़ा रिफाह आमा का काम है, खिदमत खल्क है, और अल्लाह ताला को कबूल करे और आप लोगों को इसका अजर और सिला दे। और मैं एक बार फिर ममनून हूँ आप सबका, पूरी कमेटी का, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है कि मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। बात यह है कि इंसान के एक इंसान नज़र आता है और एक इंसान के अंदर होता है, जो उसकी ज़ात होती है, और उसको सबसे पहले जो पहचानता है वो खुद वो इंसान अपने आप को पहचानता है। सबसे पहली जो हमारी जो ज़रूरत है और पैगाम है वो ये है कि अपने आप को पहचाने और अपनी तख्लीक का जो मकसद है उसको कभी ना भूलें, और इस चीज़ को सामने रखें हमेशा कि मेरे अंदर जो टैलेंट, जो खूबी, जो कुदरत ने जो सलाहियत रखी है वो क्यों रखी है। क्या मुझे ऐसे आके 50-60 साल जैसे एक बगैर किसी उसके चला जाऊं, इसके लिए मैं दुनिया में आया हूं, ये चीज़ बड़ी मिजरेबल होगी। पैगाम ये है कि मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु, जिसने अपनी ज़ात के अंदर जो खूबी अल्लाह ने, हर इंसान के अंदर अल्लाह ने नेकी, खूबी, अच्छाई जो है वो रखी है। ज़रूरत इस बात की है कि उसको निकालें बाहर और उसके जो तकाज़े हैं वो पूरे करें, और मुआशरे को भी उससे फ़ायदा उठाने दें। आप मुआशरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत यह है कि अपने अंदर का जो इंसान है, अपने अंदर की जो सलाहियत है, खूबी है, उसको पहचान के बाहर निकालें और फिर उसको फैलाएं, ताकि आपके टैलेंट से, आपके खूबी से, आपके अंदर जो खैर कुदरत ने रखी है उससे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। और मेरा यही पैगाम है सब लोगों के लिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इट्स नॉट वाइस वर्सा, जैसे आप कह रहे हैं, ये आपने हमारे ग्रुप में आके हम लोगों को इज्जत बख्शी है, क्योंकि आप दूसरे उस्ताद हैं जो हमारे ग्रुप में आए हैं प्रिंसिपल साहब के बाद, और उनके साथ एक बड़ा मज़ेदार सेशन मेरा गुजर चुका है, माशाअल्लाह जी। आपके बाद उसके बाद ये दूसरा मज़ेदार तरीन सेशन आपके साथ है। और मैं उनको भी मैंने एक बात कही थी कि ये भी अल्लाह ने एक सआदत दी है कि हम कल के बच्चे आज उस्तादों के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये भी हमें अल्लाह ताला ने सआदत ही दी है। तो हम बड़े मशकूर हैं कि आप लोग हमारी इस ख्वाहिशात के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपके इस टैलेंट को और ज़्यादा निखारे और जिला दे। ये असल में आपके अपने अंदर की कमिटमेंट है जिसको आप निकाल के लोगों के लिए खैर फैला रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर। एंड तमाम मेंबर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज यू नो कि ये टीचर्स डे स्पेशल था, और डेफिनेटली टीचर्स डे स्पेशल में हमें इससे ज़्यादा स्पेशल गेस्ट क्या मिल सकते थे। मोहम्मद यकूब साहब, जो 25 साल से इल्म के पेशे से और तदरीस के पेशे से मुंसलिक हैं, और अलैन में हमारे तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के उस्ताद रह चुके हैं। तो इनसे मौसर शख्सियत हमें मिल नहीं सकती थी, और हम बहुत मशकूर हैं इनके कि इन्होंने हमें वक्त दिया। आप सबको भी अपना ख्याल रखिएगा। शबा खैर, गुड नाइट एंड टेक केयर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।